बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। प्यारे दोस्तों, इससे कबल आप मसीहा की 98 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 99 मुलाहिजा फरमाएं। दुनिया जहान की मोहब्बतें चेहरे पर सजाए उससे बोली, मेरे पास आ जाओ ना मेरे प्रभु, मुझे तसल्ली दो कि तुम वाकई भले चंगे हो। मुझसे अपनी कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं छुपा रहे हो ना। रोशना की चिलित्र कारी जा रही थी और मैं उसे इसके प्रभु के रहम करम पर छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार अपने दवाओं का थैला संभाले खड़ा हो गया। दरवाजे की जानिब बड़ा ही था कि सरदार जगवंत सिंह की बड़क उभरी। ठहर जाओ डॉक्टर, मेरे कदम वहीं जम गए। पहले हमारी पत्नी को तसल्ली दो कि हमें कोई खतरनाक बीमारी नहीं है और ना ही हम इससे कुछ छुपा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने फौरन गर्दन मोड़कर उसकी तायद में रोशना की जानिब देखते हुए हकलाकर कहा, सरदार जगवान, मेरा मतलब है रानी जी, आपके प्रभु को कोई बीमारी नहीं है, बस जरा फशारे खून बुलंद हो गया था, वो अब कंट्रोल में है। बुलंद फशारे खून तो हमारा रहता ही है, इसकी क्या चिंता करनी। जगवंत सिंह गरूर से बोला और इसी वक्त मैंने देखा कि रोशना मुझे जाने का एक खुफिया इशारा कर रही थी। पास से निकलते मैंने सुकून की सांस ली। रोशना जिस कदर दिल फेंक थी, इसी कदर ज़हीन भी। वो शायद अपने प्रभु को रिझाना ही नहीं बल्कि उसे बेवकूफ़ बनाना भी खूब जानती थी। उसने बड़ी मक्कारी और खूबसूरती से एक खतरनाक सूरत हाल को संभाल लिया था। मैं अपने मस्कन में पहुंचा तो हस्बे साबिक शकुंतला और माला को आपस में किसी बात पर उलझे हुए पाया। इन दोनों के दरमियान शायद किसी बात पर गर्मा गर्म बहस हो रही थी। अगर ये सब धीमे धीमे था और बाहर इनकी तू तकार की आवाज़ें नहीं जा रही थी। बहरकैफ अंदर दाखिल हुआ तो मैंने दोनों के चेहरों पर दृष्टि महसूस की, लेकिन दूसरे ही लम्हे शकुंतला ने मेरे पसीने में तर चेहरे को तकते हुए तंजन कहा, हालात की सख्ती और तेरा बख्ती ने इसे भी तल्ख बना डाला था। ये तुम्हें क्या हुआ डॉक्टर? सरदार की बीवी को कौन सा इंजेक्शन लगाए हो? क्या मतलब? मैंने घूर कर उसकी जानिब देखा। वो चुप हो गई। मैंने डपटने के से अंदाज में उनसे पूछा, क्या बात है, तुम दोनों के दरमियान फिर कोई झगड़ा हुआ है? डॉक्टर साहब, आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? जगवंत सिंह तुम्हारा दोस्त बन चुका है, हम चाहें तो अब आसानी से उसे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से फरार हो सकते हैं। ये माला ने मुझसे कहा था, जो इतना गलत भी नहीं था लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था जितना वो समझ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम समझ रही हो कि हमारा सारी उम्र इधर ही रहने का इरादा है? तुम जिस तरह सरदार और उसकी खूबसूरत बीवी की तीमारदारी में लगे हुए हो, इससे तो यही जाहिर होता है कि तुम्हारा इधर से निकलने का कोई इरादा नहीं है। वो जाने किस खतरनाक गलतफहमी का शिकार थी। जवाबन मैंने उसे समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हें शायद इन खतरनाक हालात का अंदाजा नहीं है। यहाँ से फरार होना बेशक अब नामुमकिन नहीं रहा, लेकिन मैं किसी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहता, वरना मेरे प्रोफेशन के हवाले से हम तीनों को जितना मौका मिला हुआ है उससे गनीमत ही समझो। तो फिर क्या क्या मुश्किल है अब हमें? शकुंतला ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, हाथ पर हाथ धरे मैं भी नहीं बैठा हूं, कुछ न कुछ सोचता हूं और मौका फरार की राह तलाशता रहता हूं। हमें इस मौका से फायदा उठा लेना चाहिए। रात होती तारीकी में निकल भागते इनके चुंगल से। शकुंतला भी बेवकूफाना बातें करने लगी थी। मैंने धीमे लहजे में उन्हें समझाया, ये लोग बहुत जालिम और खूनखार हैं और हद से ज्यादा वहशी भी। हमें सोच समझ ही कर कोई ऐसा कदम उठाना होगा जो नाकामी से दो चार ना हो। बसूरते दीगर हमारे पैरों में दोबारा आईनी जंजीरें पड़ सकती हैं, लेकिन तब तक ये वहशी लोग कहीं हम दोनों को अपनी हवस का निशाना ना बना लें। माला तशवीश से बोली, इतनी आज़ादी मिलने के बावजूद भी ये लोग हम दोनों को भूखी नजरों से घूरते रहते हैं। किसी भी वक्त इनकी नीयत बदल सकती है, इसका खदशा मुझे भी है। लेकिन तुम जरा सोचो, अब तक तो तुम दोनों भी इस बात का अंदाजा लगाई ही चुकी होंगी कि हम एक तवील अरीज सहराई इलाके की छोटी सी नामालूम रियासत में मुक़य्यद हैं। यहाँ इन वैशी डाकुओं के चुंगल से निकलना तो हमारे लिए शायद मुश्किल ना हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि हम निकल कर जाएंगे कहाँ? हमें तो रास्तों का भी इल्म नहीं है। ये लोग हमें बआसानी दोबारा पकड़ लेंगे और फिर शायद बाद में हमें कड़ी सजा भी भुगतना पड़ जाए। तुमने दीगर फरार होने वाले कैदियों का हशर नहीं देखा, जिन्हें दोबारा धर लिया गया और बाद में इन पर कैसे कैसे सितम ढाए गए। तो तुम करना क्या चाहते हो? माला ने चिल्ला कर पूछा। मैं किसी तरह सरदार की बीवी रोशना को शीशे में उतारने के चक्कर में हूं। बिलाखिर मैंने कह दिया और वो दोनों मानी के निगाहों से मेरा चेहरा तकने लगी। मैंने जल्दी से अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा, रोशना को बहला फुसला कर मैं अरीब करीब के इलाकों और महफूज रास्तों के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसके बाद इन्हीं के ऊँटों और सांडनियों पर यहाँ से हम फरार हो जाएंगे। खुदा का शुक्र था कि यह बात शायद उन दोनों खवातीन की समझ में आ गई थी। कम अज कम इन दोनों की खामोशी से तो मुझे यही लगा था।
ये नहीं जानता था कि अगले दिन सूरज एक भयानक इंकशाफ के साथ तलू होगा। सुबह खुली तो माला गायब थी। मैं परेशान हो गया। शकुंतला भी हरासा नजर आने लगी। पूरे घरों में यह खबर फैल गई। सरदार जगवान सिंह का गुस्से और तैश के मारे बुरा हाल था। इसने पूरे सहरा में अपने सफाक हरकारे तोड़ा दिए। जो भूखे और खूनखार भेड़ियों की तरह माला की तलाश में निकल खड़े हुए थे। माला के खौफ और उसकी जल्दबाजी ने उसे खुद ही हलाकत में डाल दिया था। मुझे और शकुंतला को भी उसकी तरफ से गहरी तशवीश लाहक होने लगी। सरदार ने हम दोनों को भी बुलाकर इस बारे में पूछगछ की थी। हम क्या जवाब देते? यही कि हमें कुछ इल्म नहीं था। सुबह हुई तो उसे गायब पाया। इसमें तुम्हारी गलती भी है। मैंने अपने झोंपड़े में आकर शकुंतला से कहा। मैं तुम्हें माला से ज्यादा अक्लमंद समझता था। तुम्हें उसके साथ लड़ने के बजाय उसे समझाते रहना और उसकी दिलजोई करते रहना चाहिए था। वो एक तरफ हमसे बेजार थी तो दूसरी जानिब इन सहराई लुटेरों से खौफजदा। मेरी भला क्या गलती हुई इसमें? शकुंतला ने हैरत से मेरी तरफ देख कर कहा। मैं तो उसे समझाती ही थी, मगर वो थी ही इस कदर मगरूर कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी। लेकिन तुम कभी कभी उसकी बातों पर खामे हाँ भी मिलाती थी। मैंने उसे कल होने वाली बहस का हवाला देते हुए कहा। वो समझ रही थी कि मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं। वो तुम्हारी तरफ से एक और गलतफहमी का शिकार थी डॉक्टर साहब। शकुंतला ने मानी खेज लहजे में कहा। वो यही समझ रही थी कि तुम सरदार की बीवी रोशना पर आशिक हो चुके हो और ज्यादा से ज्यादा यहां वक्त बिताना और रंगरलियां बनाना चाहते हो। शिट, मेरे मुंह से निकला। वो फिल्मों की अदाकारा थी ना, इसकी सोच भी ऐसी ही थी। तुम भी तो उसकी गलतफहमी में आ गई थी। मैंने उसे भी ठोक दिया। ये मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हारी सफाई पेश करने के बाद मैं समझने लगी थी कि तुम जरूर कुछ चाल खेलने वाले हो। काश तुम माला को भी ये बात समझाने की कोशिश कर लेती। किस्सा मुख्तसर कि हम दोनों अब खुदा ही से यह दुआ करने लगे कि माला इन वहशी दरिंदों के हत्थे ही ना चढ़े और बखैर व आफियत कहीं दूर निकल जाने में कामयाब हो जाए, जिसके इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे थे। इधर सरदार मारे गैज़ व गज़ब के बुरी तरह तिल मिला रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि माला उसके सामने होती और उसकी बोटियां नोच लेता। इसके चुंगल से फरार होने वाला कोई भी कैदी उसकी अनाक को झंझोट डालने के लिए काफी होता। उस दिन यही कुछ गुस्से से बुड़बड़ाता रहा। जाएगी कहाँ? देखना अब उसका क्या हशर करता हूं। सारी उम्र याद रखेगी। उस दिन हालात कुछ ऐसे गंभीर रहे कि रोशना ने मुझे ना तो बुलाया और ना ही मैं उसके पास गया। वो दिन गुजरा, सुबह हुई और फिर दिन चढ़ाया तो शोर मच गया। सरदार जगवान सिंह के दरिंदे सिर्फ तरकारे वापस लौट आए थे। मेरा दिल धक धक करने लगा। शकुंतला भी मुतवाहिश नजर आने लगी। हम दोनों झोंपड़े से बाहर निकल आए और अपनी जगह जैसे सुन्न होकर रह गए जब हमने वो लर्जा खेज मंजर देखा। सरदार के बेरहम साथियों ने माला को बुरी तरह दबोच रखा था और उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए रहे थे। इस गरीब की हालत बड़ी नगुफ्ताबा हो रही थी। इसके जिस्म पर कपड़े नाम की कोई शय तो क्या, एक तार तक नहीं था। वो रोए जा रही थी, हिस्टरियाई अंदाज में चिल्लाती जा रही थी। उसका नर्म व नाजुक जिस्म खाक आलूदा हो रहा था। माला की यह हैत खुजाई और औरजात की तजलील पर मेरा जिगर कटने लगा, लेकिन क्या कर सकता था मैं? माला को अपनी बेवकूफ़ी और जिद की सजा मिल रही थी। इसने जल्दबाजी में आकर और मेरे समझाने के बावसफ गलत कदम उठाया था। माला को सरदार जगवान के कदमों में ला फेंका गया। मैं और शकुंतला भी वहीं खड़े थे। हमें दुख भी हो रहा था और शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, लेकिन इस बदबख्त सरदार का हुक्म था कि हमें भी दीगर कैदियों के साथ नहीं तो अलग जरूर खड़ा करके ये नज़ारा देखना था। अपनी इस कभी हरकत का मतलब उसके सिवा और क्या हो सकता था कि दूसरे भी इबरत पकड़े। हमसे माला की काबिल रहम हालत देखी नहीं जा रही थी। सरदार जगवान सिंह अपने कदमों में पड़ी अलम नसीब माला को कहर आलूद नजरों से चंद सानिये घूरता रहा, फिर उसे बालों से पकड़कर नहायत बेदर्दी के साथ खड़ा कर दिया। माला का चेहरा बहुत सूजा हुआ था। थप्पड़ों और लातों ने उसका निचला होंठ फाड़ डाला था। बदन पर खराशें जा पचा नजर आ रही थीं। लड़की तूने जुर्रत कैसे की यहां से भागने की? सरदार ने उसे खूनखार नजरों से घूरते हुए करीदार लहजे में कहा। तू नहीं जानती थी कि यहां से चिड़िया का बच्चा भी उड़कर नहीं जा सकता? यह कहकर उसने माला को खींचकर अपने साथ भींच लिया। उसके गाल पर अपने दांत काट दिए। माला के हल्क से लर्जा खेज चीख उभरी। इस जल्लाद ने माला के नर्मो नाजुक गाल की एक बोटी अपने दांतों तले नोच कर चंद लम्हे उसे चबाता रहा और फिर थूक दिया। यह हौलनाक और करीहा मंजर की ताब वहां कैदी औरतें न ला सकी और कईयों को तो कहे भी हो गई। कुछ मर्दों का भी करीब करीब यही हाल होने लगा। मेरे साथ खड़ी लर्जा पर अंदाम शकुंतला को भी उल्टी आ गई थी। खुद मेरा अपना जीब इस सफाक बर्बरियत पर मतलाने लगा था। मेरे पूरे वजूद में सरदार जगवान सिंह के लिए पहली बार इंतहाई नफरत और गम गुस्से की लहर उभरी थी और मेरा जी किया कि इस खबीस शैतान को गोलियों से भून कर रख दूं। हमारी इस हालत को भांपते ही उस खबीस ने एक जोरदार को राहट बुलंद करते हुए
हमें सीधा खड़ा रहने का हुक्म दिया। इसके बाद जगवान सिंह ने माला को परे धकेल दिया। हम सब और दीगर कैदी बड़ी गमनाक और सरसहमा नजरों से माला का ये व्रतनाक हश्र देख रहे थे। फिर सरदार जगवान सिंह अपने हवारियों से ताहकमाना बोला, आज मजे उड़ाओ तुम लोग, तुम्हारा जश्न है आज। अपने सरदार की बात पर वहां मौजूद उसके अंदाजन 25-30 खूंखार हवारियों ने माला के साथ बैक वक्त शैतानी खेल शुरू कर दिया। माला की चीखें आसमान से बातें करने लगीं। शकुंतला दहशत ज़दा होकर मुझसे चिमट गई। मेरा अपना सीना माला के साथ होने वाले इस इंसानियत सोच जुल्म पर छलनी हुआ जा रहा था। यह हकीकत थी कि मुझ में सरदार को ललकारने की जुर्रत न हो सकी और ना ही उसे यह दरख्वास्त करने की कि वो एक मजबूर और बेकस लड़की के साथ ये सब न करे, क्योंकि मैं जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा वो मुझे और शकुंतला को भी तख्ता है मश्क बना सकता था। भलाई जैसे कभी शैतान से क्या बात, इतनी गुजारिश मैंने होले से जरूर कर दी कि मैं और शकुंतला खामोशी से अपने झोंपड़े का रुख करते। सरदार ने वहशियाना मुस्कुराहट और सर की जुम्बिश से हमें उसकी इजाजत दी थी। मैं शकुंतला को लेकर झोंपड़े में आ गया। जुल्म और बर्बरियत का खेल काफी देर जारी रहा था। फिर वही हुआ जिसकी मुझे पहले ही तवक्का थी। माला इस कयामत के जुल्म को सह नहीं पाई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। मुझे उसके दर्दनाक अंजाम का बेहद दुख था। यहाँ इंसानियत की जिस तरह तजलील की जा रही थी, इस पर मैं अंदर ही अंदर खोल रहा था, उबल रहा था और बस यही कुछ मेरे बस में था। सरदार जगवान सिंह अलमारूफ जालिम सिंह और उसके भेड़िया सिफ्त हवारी इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा धब्बा थे। अब बेचारी शकुंतला माला के इस भयानक और रूह फरसा अंजाम पर बुरी तरह सहम गई थी और ये खौफ सा उसके साथ चिमट गया था। वो बुरी तरह हरासा और दहशत सदा नजर आ रही थी और मैं उसे तसल्लियां ही दे सकता था। जुल्म और बर्बरियत का वो दिन और रात तमाम हुई। अगले दिन की इब्तिदा अनगिनत खदशात और वसवसों के साथ हुई। दिन तक खैरियत रही, शाम हुई और फिर रात पड़ी तो शकुंतला जाने अनजाने खौफ के सबब अभी तक सो भी नहीं सकी थी। सरे शाम ही खराटे रहने लगी। रात दबे पांव सिरक रही थी। बाहर सहराओं की सर्द हवाएं सरसरा रही थी। हर सू खामोशी का राज था। अचानक एक आहट पर मैं चौंक पड़ा। आने वाला वही था जो सरदार की बीवी रोशना की तरफ से भेजा जाता था और मैं उसकी इस वक्त आमद का मकसद समझ गया। सरदारनी की तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें बुलाया गया है। मैं खामोशी से अपना मेडिकल बॉक्स संभाले और शकुंतला को सोता छोड़कर उसके साथ हो लिया। वो मुझे सरदार के झोंपड़े तक छोड़कर चलता बना। मैं अंदर दाखिल हो गया। चर्बी वाले तेल के चिरागों में वही होश रुबा माहौल मेरा मुंतजिर था और रोशना का अंदाज़े दिलरुबाई भी वही था। इस तरह वो धोती के अंदाज में मुहीन सी साड़ी बांधे हुए थी और कहीं कहीं से झांकता हुआ उसका संवलाया हुआ भरा भरा गुदाज उरेया बदन चर्बी वाले तेल की रोशनी में चमक रहा था। उसके स्याह रेशमी खुले हुए बाल उसकी सुबक कमर तक झूल रहे थे। मेरा दिल बुझा बुझा सा था। आओ डॉक्टर, आओ ना करीब मेरे, उसने जज्बात से लबरेज आवाज में मुझसे कहा। साथ ही अपनी दोनों मरमरी बाहें भी फैला थी। मैं बाग संभाले चंद कदम उसके करीब आया और बहाना बनाते हुए बोला, इस दिन वाला खौफ अभी तक मेरे दिलो दिमाग पर तारीख है। मेरी बात पर वो हंसते हुए बोली, तो फिर क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं। मैंने हालात संभाल लिए थे। मैं तुम्हारी जहानत की तारीफ कर सकता हूँ। मैंने उसे चढ़ाया, लेकिन उस वक्त तुम्हारा और मेरा मामला इतना करीब नहीं हुआ था, वरना तुम्हारी जहानत भी काम न आती। मैंने उस दिन के हवाले से कहा जब उसका शौहर सरदार सालिम सिंह अचानक झोंपड़े में दाखिल हुआ था और रोशना ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थाम रखा था। तब भी कुछ न होता। वो अजीब से अंदाज में बोली, क्या मतलब? मैं चौंका। हाँ, इसलिए वो सब कुछ यहाँ नहीं होता। आओ मेरे साथ, आज मौका अच्छा है। कहते हुए झोंपड़े की कोने वाले एक कोशे की जानी पड़ी। यहाँ एक खाल सा पर्दा झूल रहा था। इसकी दूसरी जानिब यकीनन कोई अलग थलग गोशा एक खलवत और भी था। मैं घबरा गया और अटकते हुए बोला, ठहरो। वो रुक गई। तरोकद रोशना इस तरह अपनी सुबक कमर मेरी जानिब की और फकत अपनी सुराही तार गर्दन मोड़े मेरी जानिब तकने लगी। तो ऐसे में उसकी कमर का कयामत खेज खम मुझे ज़ेरो सबर करने लगा। कुछ होंठों पर जुबान फेर कर मैं बोला, मैं आज मूड में नहीं, खौफजदा और इससे ज़्यादा दुखी भी हूँ। मैंने बहाना बनाने की कोशिश चाही थी क्योंकि मैं उसे नाराज़ भी नहीं करना चाहता था और काम इस तरीके से निकलवाना चाहता था कि हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी आए चोखा। क्यों? मेरी बात पर वो मेरी जानिब घूम गई और मेरा अंदर भी कुछ हमवार हुआ। कमाल है, तुम सरदार की बीवी और तुम्हें कुछ खबर नहीं कि मेरी एक साथी लड़की माला के साथ कैसा जुल्म हुआ है। ओह समझी। उसने एक अदा से भूमि उचकाई। लेकिन इसमें माला की भी तो गलती थी। उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वैसे तुम क्या इससे मोहब्बत करते थे? नहीं, लेकिन वो मेरी साथी तो थी। दुख तो होता ही है ना।
मैंने इस कौहड़ मगज और पक्के बदन की हसीना को चिलितर दिया। अब मेरी दूसरी साथी शकुंतला भी खौफ का शिकार हो गई है। खुद मैं भी परेशान हूं कि क्या खबर किस वक्त सरदार जालिम सिंह मुझे भी हलाक कर डाले। जब तक मैं तुम पर मेहरबान हूं, तुम पर यहां कोई आंच नहीं आएगी, वो बोली, और ना ही तुम्हें यहां कोई कुछ कहेगा, ना किसी किस्म की कोई तकलीफ होगी। तो क्या हमें सारी उम्र इधर ही रहना होगा? इसमें हर्जी क्या है? अय्याशी करो, मुझसे दिल बहलाते रहो और मैं तुमसे। वो जैसे सीधे सौदेबाजी पर आ गई थी। मैं तो तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी साथी को कैसे समझाऊं? हर रोज मुझे परेशान करती रहती है कि यहां से निकलने की कोशिश करो। मैंने कहा, वो तुमसे मोहब्बत करती है? उसे मानीखेज अंदाज में अपने कंधे उचकाए। ऐसी बात नहीं, मैंने होले से जवाब दिया। और तुम? मैं भी नहीं। तो फिर तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों खाए जा रही है? वो मेरे पांव की जंजीर है। गलत, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, वो बोली। वो भाड़ में जाए फिर, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने झल्लाने और परेशान होने की एक्टिंग की। इसका बंदोबस्त मैं किए देती हूं। तुम तो इधर रहना चाहते हो ना? उसने कहा और मैं अंदर से लरस गया। यकीनी तौर पर मुझसे फाश गलती हो गई थी। न जाने ये कमबख्त हवस की मारी जंगली बिल्ली शकुंतला के साथ न जाने क्या करने वाली थी। मैं तो इसलिए शकुंतला से अपनी बेजारी का इजहार कर रहा था कि ये किसी गलत फहमी का शिकार ना हो और उसकी सिफारिश मुझे हासिल रहे, लेकिन ये तो उल्टी चाल गले को ही आन पड़ी थी। इस पर मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, तुम शकुंतला के साथ कुछ भी नहीं करो, मैं उसे समझा दूंगा। मेरी बात पर उसके चेहरे पर एक बेतासुर से मुस्कुराहट उभरी। चलो आओ ना, अब ये वक्त क्यों खोटा करने पर तुले हुए हो? तो देखो फिर कभी सही। मैंने कहा ना, कल वाले वाकये की दहशत मुझ पर तारी है। वो मेरी बात हल्की में अटक गई। वो एकदम मेरी जान ही पड़ी और मेरा हाथ दबोच कर अंदर ले गई। मैं अरे अरे करता रह गया। मैं तुम्हारे दिलो दिमाग में ऐसा नशा भर दूंगी कि तुम्हारा सारा खौफ और डर जाता रहेगा। उसने आपते हुए जज्बात से भरपूर लहजे में कहा और अपनी मुहिम साड़ी का ऊपरी हिस्सा नोच कर फेंक दिया। चोपड़े के इस मुख्तसर से गोशे में मुझे पहले ही अजीब सी हैवानी बू फैली हुई महसूस हो रही थी। फिजा भी गर्म थी, माहौल में तरावट का भी समा था जो हवासों पर छाया जा रहा था। ऐसे में एक दिलरुबा सी हसीना नीम बरहना मेरे सामने थी। न सिर्फ सामने थी बल्कि मुझसे चिपकने के लिए बेताब। मैंने अपने हल्के में उतरती हुई किसी रकीक शय को निकला और उसे खुद से दूर कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। सरदार जालिम सिंह वाकई संगदिल और बेरहम है। सिद्ध मत करो डॉक्टर, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। आओ, मैं अंदर ही अंदर भुनी जा रही हूँ। उभराई हुई और बोझल बोझल सी आवाज में बोली। जज्बात तले उसकी आंखों की पुतलियां चढ़ने लगी थीं। गुदाज और अध खुले होंठों पर एक इरताज सा था। वो जज्बात के जेरे असर बोले जा रही थी। तुम किस कदर जवान, तंदुरुस्त और तवाना हो डॉक्टर। मैं इस वक्त बिल्कुल भी अपने अंदर तवानाई महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन लिहाजा मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ मैं करूंगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कहते हुए वो अपनी साड़ी का निचला चुस्त बंद भी खोदने लगी। मैं बार बार हल्क से कुछ निकलता रहा, बल्कि वो भी खुश्क हो चुका था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ठीक कर दो ना डॉक्टर। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं, मैं लुकनत ज़दा आवाज में बोला। इसके बाद मुझे और तो कुछ नहीं सूझा। अपना मेडिकल बॉक्स संभाला और झोंपड़े से दुम दबाकर भाग निकला तो अपने झोंपड़े में आकर ही दम लिया।